सो हेलो स्टूडेंट, आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 12 to 35 इसके अंदर कवर होते हैं। और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। बिना इसका अगर कोई पेपर बन रहा है तो पेपर बेकार है कह दूँगा मैं। ठीक है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, हमारे मूल अधिकार हैं, उससे क्वेश्चन बनना ही बनता है। तो हमने लास्ट जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करी थी। पार्ट 2 के अंदर अंदर हमने बात करी थी सिटीजनशिप के बारे में। और पार्ट 3 के अंदर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मूल अधिकार हैं उसके बारे में बात करी गई है पार्ट 3 के अंदर। तो इसी लाइन से इसी स्लाइड से आपके तीन क्वेश्चन निकलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स किसके अंदर आता है, जो आपके होंगे पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, या पार्ट 3 के अंदर क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आता है। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 12 to 35 इसके अंदर कवर होते हैं, जो आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो आपके मूल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि हमारे राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमको देखो 3 टाइप के राइट्स मिलते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो राइट्स जो हमको दिए गए हैं किसके द्वारा? फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखे गए हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिए हैं। एक होता है लीगल राइट्स। ठीक है, तो इनको एक बार मैं आपको डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि आपके बीच में क्लियरिटी आ जाए कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो आप पार्ट 3 के अंदर आते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर हमने अभी जो बात करेंगे इससे आगे कि क्या क्या आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जब हम पढ़ेंगे आप समझ जाओगे कि क्या हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। दे कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, यानी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। जैसे कि आपका अगर कोई भी ऐसा लॉ बन रहा है या आपका किसी भी प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वॉल्यूशन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी जा सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स हमें कितने मजबूती से दे रखे हैं कि अगर इनका वायलेशन होते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखो, दिस राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ विथ सम एक्सेप्शन अंडर इमरजेंसी। तो ये जो राइट्स आपको दिए हैं फंडामेंटल राइट्स, ये आपकी पार्लियामेंट भी नहीं ले सकती है लॉ बना के। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि पार्लियामेंट लॉ बना के भी आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशन जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस वक्त क्या होता है, हमारे कुछ राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर भी वॉलेट नहीं, ख़त्म नहीं होते पूरी तरीके से, वो सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ समय के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उनको सस्पेंड करना पड़ता है, तो वो बात अलग है। ठीक है, उसमें भी सारे राइट नहीं होते हैं, ये याद रखना। तो आप अभी इतना समझ सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट भी हमसे फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकती है। पॉइंट नंबर 4 तो देखो, फंडामेंटल राइट्स आर एक्वायर्ड बाय बर्थ। जो हमें फंडामेंटल राइट्स कब से मिलते हैं? फंडामेंटल राइट नॉर्मल सी चीज़ है, जब से आप पैदा होते हो तब से आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। अगर आप पैदा होकर एक दिन के भी हो और आपका अधिकारों का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। अब आप जाओगे तो नहीं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कुछ हमको कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ से मिलते हैं राइट्स। वो क्या मिलते हैं? जो चीज़ें आउटसाइड ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, एफ आर मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो भी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स के आउटसाइड हैं, ऑल आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह सकते हो आप। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है राइट टू वोट, हमको वोट देने का क्या है, अधिकार है, आर्टिकल 326 के अंदर आता है। ठीक है, तो हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि हम वोट दे सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर आता है, ये भी क्या है, हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या दे रखा है, राइट दे रखा है। तो ये चीज़ याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको राइट दिए गए हैं, जो आप कह सकते हो कि हमारे संविधान में लिखे गए थे कि ये राइट होने चाहिए। ठीक है, तो वो उन राइट को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो उन्हें बनाए कि ये फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमको क्या दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखे गए हैं कि आज नागरिक को वोट देने का अधिकार है, ये चीज़ें रखी गई हैं, तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं। लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स विच आर आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स, जो क्या है फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से के अलावा है। कौन कौन से हैं? लीगल राइट्स आर एक्वायर्ड बाय लॉ, ये क्या बने जाते हैं, लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे सपोज करो कोई पार्लियामेंट ने अभी कोई बिल पास कर दिया, ठीक है, कोई लॉ बना दिया, इससे आपको क्या कहते हैं, राइट दे सकता है, नहीं दे सकता है?
जैसे हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करी थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने क्या करा था, उसको बाद में बिल पास किया था ना, तो हमने इसको लीगल राइट बनाया था कि हाँ ये तुम्हें लीगली राइट दे रहा है, लीगली प्रोटेक्शन दे रहा है। तो उसी चीज़ की हमने बात करी कि इसको क्या करा था, गवर्नमेंट ने बाद में बिल लाया, बिल पास किया, तो आपको लीगल राइट दे दिया कि आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप किसी चीज़ को जानने के लिए आपके पास अधिकार है, ठीक है। दिस राइट्स आर मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। तो ये जो लॉ है कौन बनाएगा, या तो पार्लियामेंट बना सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव किसी को अपना भी कोई राइट दे सकता है स्टेट के अंदर ना, वो चीज़ें लीगल राइट्स मिलती हैं आपको। और इसका एग्जांपल देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मनरेगा है, मनरेगा में क्या कहते हैं कि आपको 100 दिन का काम मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ की बात करी गई है, तो आपका लीगल राइट है। आप कहोगे मेरे को नहीं मिला है, तो जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आपने अप्लाई करी और आपको नहीं मिला, तो आप इस लीगल राइट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उन पर केस कर सकते हो कि ये हमें लीगल राइट था और हमें इसमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो आगे आके समझोगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मुख्य क्या ऐसे फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, आप इनको समझो, ठीक है। हमको फंडामेंटल देखो राइट्स बोरो कहाँ से किया था हमने, ये अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिया था, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं इसको, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अब देखो उन लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें निकाली हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट रह गया कि हमने किसको देख के लिया है, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स की बात करते थे, ऑस्ट्रेलिया में क्या दिया है, वहाँ के सिटीजनशिप को भी अधिकार दिए थे ना, तो बिल ऑफ राइट्स को देख के ही हमने यहाँ क्या निकाला, अपना फंडामेंटल राइट्स निकाला, जिसमें हमने किसको अधिकार दिए हैं, अपने सिटीजन को अधिकार दिए हैं। क्योंकि देखो हमारा देश क्या था ना, हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, हमने कैसे ब्रिटिश रूल को पूरा देखा है और तब जाके हम यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उस वक्त ये रिक्वायरमेंट लगी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को कि हमारे लोगों के ऊपर क्या हुआ करता था, अंग्रेज़ों का पावर दिया, हम गुलाम थे करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चाहा कि ये गुलामी हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप को ही उसके राइट्स दे देंगे। अगर हर सिटीजन को उसके राइट्स मिले तो इसका मतलब क्या होगा कि वो गुलाम तो नहीं बनेगा ना, दोबारा जाके वो गुलाम वाली कंडीशन में नहीं हो जाती, तो फिर वही हो जाएगा, सरकार बनेगी, सरकार और को गुलाम बना देगी, ठीक है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए सबको कि हम दोबारा किसी के अंदर ना आ जाएं, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट हो सकती है, हम गवर्नमेंट के अंदर आ सकते थे, तो इस कंडीशन को हटाने के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स बना दिए जिसमें कहा कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट भी इनमें कोई एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है। अब पार्ट 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बता दिया है। पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। हम पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, देखो मैग्ना कार्टा जो टर्म आया था वो आया था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के वहाँ पे जब सिटीजन्स के लिए क्या होता है, अधिकार बने थे, जब उनके लोगों के लिए अधिकार बने थे तो उसको मैग्ना कार्टा कहते थे। तो इसी टाइप से भी हमने इंडिया में क्या कहा से, ये लॉ हमारे किस फंडामेंटल राइट्स किस चीज़ के लिए बने हैं, सिटीजन्स के लिए बने हैं ना, पर्टिकुलर सिटीजनशिप को, इसको सिटीजन में क्या करा गया है, इसको कवर किया गया है कि इनके भी मूल अधिकार हैं सिटीजन के, तो तभी इसको भी क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को। पॉइंट नंबर 3 देखो, दिस आर बेसिक राइट ऑफ द पीपल टू इंश्योर अ डिग्निटी लाइफ। या क्या है, बेसिक राइट्स हैं जो क्या करता है, पीपल को डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है, उनकी वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं, एक गौरव की तरह जी सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के उनको गुलाम बना दिया है, डिग्निफिटी रही कहाँ उसमें। तो इसमें क्या है, ये डिग्निटी देने के लिए क्या है, ये राइट्स बने हैं जिसमें तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारे बारे में भी बात होगी, ठीक है। दिस इंश्योर फ्रीडम एंड लिबर्टी टू सिटीजन। इसमें क्या बात करिए, ये इसको फ्रीडम और लिबर्टी मिलेगी, ठीक है। ये फंडल राइट्स हमको क्या देता है, हमको फ्रीडम देता है, लिबर्टी देता है सिटीजनशिप को, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है, जो मेन है मैं आपको बताऊंगा, फिर पीछे की ज़्यादा मेन रहते नहीं है, लेकिन आप जब आगे इनको धीरे धीरे समझोगे, हर आर्टिकल को आप पिक्चर के थ्रू समझोगे तो आपको और भी आसान होगा इस चीज़ को समझने में। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस टू द स्टेट। देखो जब हम नेगेटिव ऑब्लिगेशन कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। दे प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन टू द लॉ मेकिंग बॉडी टू रिस्ट्रिक्टेड देम टू टेक देम अवे फ्रॉम द सिटीजनशिप। तो ये हम फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव ऑब्लिगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है, सरकार के विरुद्ध काम करता है, ठीक है। सरकार को क्या कहता है, जैसे हमारी पार्लियामेंट हो गई या फिर हमारे जो लेजिस्लेटिव होते हैं, सपोज करो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल पास किया जिससे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो ये क्या होता है, उनके लिए नेगेटिव होता है। उनसे कहा जाता है कि भाई देख लो, तुम्हारा जो लॉ बन रहा है वो क्या कर रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो मतलब क्या होता है, सरकार को हमेशा ये ध्यान देना पड़ता है कि यार फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो कोई भी लॉ बनाने में, तभी इसको नेगेटिव ऑब्लिगेशन कहा जाता है,
ठीक है। दे प्रोवाइड रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन बनाता है, किस रिस्ट्रिक्शन करता है किसमें, टू द लॉ मेकिंग बॉडीज, लॉ मेकिंग जो बॉडी है उनको क्या करता है, रिस्ट्रिक्टेड करता है, टू रिस्ट्रिक्टेड देम टू टेक देम अवे फ्रॉम द सिटीजनशिप, जिससे क्या हो, वो सिटीजनशिप से इसको अलग नहीं ले जा सकते। तो ये याद रखना है कि कहीं ना कहीं कैसा काम कर रहा है, कि नेगेटिव काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट कभी भी लॉ बनाएगी तो ये जरूर देखेगी कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो वायलेट करेगा तो उसकी भी कहानी है, आप समझ जाओगे कि सीधे वो लॉ क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, वो लॉ क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ बनता है जिसमें क्या कहा जाएगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाएगा, वायलेट करेगा, तो वो सीधे खारिज हो जाएगा। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो सीधी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, अगर आपको आपको ये अधिकार नहीं दिया जाता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो फिर कोर्ट डिसीजन लेगा और आपके फेवर में डिसीजन की बात करेगा। दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड नॉट परमानेंट इन नेचर एंड स्टेट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि कभी कभार ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमको बोलने का अधिकार है, ठीक है। अब हमको बोलने का अधिकार है तो किस लेवल तक बोलने का अधिकार है, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें आती हैं। तो उसके अंदर कहा गया है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉट ऑब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। वो क्या है, पूरी तरीके से क्या नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, उनमें पूरी छूट नहीं है, वो क्या है, नॉट ऑब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से हमको मिले हैं, ठीक है। लिमिटेशंस है उनमें, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते, सपोज करो आपने किसी और को गाली करने लगे, तुमने कह दिया कि तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है कि मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे याद ये रखना है कि आप किस लेवल तक भाव को व्यक्त कर सकते हो, और दूसरे की भी तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए कहा गया कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपके। एंड नॉट परमानेंट, परमानेंट भी नहीं है। परमानेंट क्यों नहीं कहा है, क्योंकि इन नेचर एंड स्टेट, इसकी बात बताता हूँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। ऑन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन देम और सस्पेंडेड सम ऑफ देम अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस लाइक इमरजेंसी। हमने इसको परमानेंट इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि जो स्टेट है, स्टेट बोले तो आपकी कंट्री की बात, जब हम कहते हैं स्टेट की बात करते हैं, हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक स्टेट भी उसमें क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकता है, कभी कभार क्या होता है, जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है, जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो नेशनल इमरजेंसी में होता क्या है, हम क्या कहते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को हम क्या करते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उनको कुछ देर तक के लिए सस्पेंड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये परमानेंटली नहीं है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में लग सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, क्योंकि अगर ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड होंगे कि नहीं होंगे, तो बोला जाएगा ये अमेंडेबल है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर को आहत नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बिगाड़ेंगे। अब जैसे पार्लियामेंट ने फिर पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, किससे पूछेगी, कोर्ट से पूछेगी, सुप्रीम कोर्ट से पूछा, ठीक है। तो कोर्ट वालों ने कहा कि जुडिशरी ने क्या कहा कि वो मैं डिसाइड करूँगा टाइम टू टाइम कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आप बिल पास करें, अगर फिर वही वाली बात होगी, उन्होंने कहा आप बिल पास करें, फिर हम बताएंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, या आप कह सकते हो जुडिशरी ने, सारी पावर अपने पास ही रखी हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल्स ऑफ सिटीजन्स होल्डिंग सेंसिटिव पोजिशन कैन बी सस्पेंडेड और कर्टेन्ड बाय द पार्लियामेंट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ऑफ पीपल और सिटीजन होल्डिंग सेंसिटिव पोजीशन, कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सेंसिटिव पोजीशन अटेंड करी है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे पुलिस वाले हो गए, हमारे आर्मी वाले हो गए, यहाँ की इंटेलिजेंस वाले हो गए। तो इनके लिए क्या करा जाता है, सेंसिटिव पोजीशन पे ये कैन बी सस्पेंडेड और कर्टेन बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या करती है, इनके फंडामेंटल राइट्स को हटा देती है, ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सिटीजनशिप के लिए तो बने हैं, लेकिन जो अगर ऐसी पोजीशन पे हैं जैसे डिफेंस वर्कर हैं या फिर कोई इंटेलिजेंस वर्कर हैं, तो उनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। तो आगे समझो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटर्स वाइल टू इम्प्लीमेंट सर्टेन लॉज पार्लियामेंट हैज़ टू मेक लॉ। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स तो डायरेक्ट क्या है, सेल्फ एग्जीक्यूटर है, मतलब खुद को अपने आप ही एक्सप्रेस कर देते हैं। लेकिन कुछ के लिए क्या करना पड़ता है, हमने कुछ लॉ को बनाना पड़ता है जो कि पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हो कि
हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स को कंजर्व करने की कोशिश करेगी। अगर वो उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बनाती है तो वो क्या हो जाएगा, वो लॉ सीधे नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो लॉ क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखना। अब देखो इसमें पॉइंट नंबर नेक्स्ट बोला है, ओरिजिनली दे वेर 7 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वहाँ 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आर्टिकल जो 31 है हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। यहाँ पे देखो नया टर्म आता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनरली यहाँ पे कि आर्टिकल 31, ठीक है, जो कि है राइट टू प्रॉपर्टी, वो फंडामेंटल राइट्स था पहले हमारा, ठीक है, पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, वो कब हटाया गया, तो आप कहोगे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो याद रखना, इससे पहले आपने एक पहले भी पढ़ा था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, प्रीएम्बल में हमने 3 शब्द जोड़े थे, वो था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ये क्या है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस ध्यान रखना। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था 42 लिखा है, तो 4 + 2 6 हो जा रहा है ना, तो हम कहते हैं 1976। यहाँ देखो 44 है, 4 + 4 क्या होगा, 8 होगा, तो 78 हो जाएगा, ठीक है, 1978। तो ये याद करने के लिए है, इस टाइप से आप अपना अपना लॉजिक लगा सकते हो, तो ये समझ सकते हो। तो पहले हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे, 7 थे, उसमें से हमने एक फंडामेंटल राइट्स निकाल दिया। कैसे निकाला ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। और निकाला क्या था हमने, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर आता था, जो कि आपको क्या देता था, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। तो इस चीज़ में हुआ क्या, जब भी गवर्नमेंट कोई रूल बनाती थी या फिर उसको कुछ काम करना होता था, जैसे डेवलपमेंट करना है, सपोज करो रोड निकालनी है या हाईवे बनाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ें बनानी है जिससे क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट की बात थी, तो उसमें दिक्कत क्या आती थी। सबसे पहले देखो, रोड बनानी है तो हवा में तो बनाएगी नहीं रोड, रोड तो ज़मीन में ही बनाएगी। अब जब भी उसको ज़मीन चाहिए, ज़मीन की ज़रूरत होती थी, तो उसमें क्या होता था, आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल आ जाता था, जिससे कि होता था ये कि लोग अपनी ज़मीन नहीं देते थे और कहते थे ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये तो हमारा मूल अधिकार है। और फिर उससे क्या होता था, लोग कोर्ट में चले जाते थे और सरकार को कुछ नहीं मिलता था, तो सरकार डेवलपमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, ना रोड बनती ना कुछ होता, क्योंकि कहीं ना किसी की लैंड तो आ ही रही होती ना, किसी के खेत आ रहे होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी आ रही होती। तो इस चक्कर में क्या करा था सरकार ने इस चीज़ को हटा ही दिया। राइट टू प्रॉपर्टी विच वॉज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 के हिसाब से हमारा फंडामेंटल राइट था, हैज़ बीन ओमिटेड एंड इज नाउ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कवर अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। अब हमने इसको क्या करते हैं, पार्ट 3 से निकाल के पार्ट 12 में फेंक दिया और कहा ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका राइट तो है, लेकिन वो देखा जाएगा कि किस हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को है। दैट मीन्स द लेजिस्लेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझना है यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, ऊपर वाले में पूरा डिफाइन कर दिया है कि कैसे ज़मीन की प्रॉब्लम हो रही थी गवर्नमेंट को। दैट मीन्स द लेजिस्लेटर कैन साइन एन एक्ट दैट टेक अवे द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ अ सिटीजन की प्रॉपर्टी राइट हटा दिया गया, विच वॉन्ट हैव बीन पॉसिबल इफ द राइट टू प्रॉपर्टी वॉच कवर अमंग द फंडामेंटल राइट्स। अगर ये फंडामेंटल राइट के अंदर होती, क्या होती है, राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट के अंदर होती तो हम क्या करते, हम कुछ नहीं कर सकते थे ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी, तभी गवर्नमेंट ने क्या करना पड़ा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना पड़ा। जैसे आपको लैंड एग्रीमेंट बिल होते हैं, ये सारे बिल होते हैं, तो इसके अंदर चीज़ें तब आती हैं। आज सपोज करो कोई कंपनी आना चाहती है और क्या करना चाहती है, सेटअप होना चाहती है इंडिया में, तो वो क्या कहेगी, मुझे लैंड दो, ठीक है। लैंड देने के लिए सरकार ने क्या करनी पड़ेगी, या तो देखनी पड़ेगी लैंड कहाँ है। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि किसी के खेत आ गए या किसी का एरिया कवर हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हो जाता था, वही राइट टू प्रॉपर्टी लगा सकते थे वो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसे हटा दिया। तो जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट के लिए काम के लिए वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहा था, तभी इसको हटाना ज़रूरी समझा। अब आर्टिकल 19 की बात करते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है आप वहाँ पे देखो, ठीक है। जो आर्टिकल 19 की यहाँ पे कह रहा है कि कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन, देखो आर्टिकल 19 है वो हमारी फ्रीडम की बात करता है, ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम के अंदर आता है। तो इसमें कह रहा है कि कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो हमारे आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। जब हमारी इमरजेंसी किस बेसिस पर लगती है कि अगर लड़ाई लग गई है, ठीक है, या भारी आक्रमण हो गया है, ठीक है, तो उस कारण हम क्या लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं ना, तो हमारे आर्टिकल 19 को क्या कर देंगे, हम सस्पेंड कर देंगे, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन के उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम
आगे जब हम पूरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं पिक्चर के थ्रू, तो आप वहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट गारंटी अंडर आर्टिकल 20 एंड 21। जो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो याद रखना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 की बात करी थी हमने फंडामेंटल राइट्स की, तो याद रखना आर्टिकल 20 और 21 आपका सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें किस किस की बात करी गई है। एक तो बात करी गई है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस फॉर ऑफेंस। जैसे आप कोई गुनाह कर देते हो तो उसके लिए आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, आपने कोई गुनाह कर दिया तो उसके बाद भी आपके कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आपको बार बार पुलिस उठा के ले जाए और एक ही सज़ा के लिए आपको 10-10 बार सज़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जाती हो जाएगी ना, तो इस चीज़ को संभाले रहते हैं कि आर्टिकल 20 वॉलेट नहीं होगा, आर्टिकल 21 भी वॉलेट नहीं होगा, जो कि बात करता है आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। सारे फंडामेंटल राइट्स भले ही सस्पेंड हो जाएं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं होता है। 21 बात करता है कि आपको जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी की आज़ादी है। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछते हैं कि कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं इन द इमरजेंसी में भी, तो आर्टिकल 20 और 21 नहीं होते हैं। ठीक है, आ जाओ। फंडामेंटल राइट्स एम एट एस्टेब्लिशमेंट अ गवर्नमेंट ऑफ बाई लॉ एंड नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ मैन। पॉइंट में बात करिए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स वो एम क्या करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा इस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश करते हैं अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ। जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चले, लॉ के द्वारा चले, एंड नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ मैन। ठीक है, किसी इंसान के हिसाब से ना चले बल्कि किसके हिसाब से चले, लॉ के हिसाब से चले। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये ऐसा इस्टेब्लिश बनाने के लिए फोकस करते हैं। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स अगर किसी इंसान के द्वारा चल रही है तो उसकी जो मनाएगी वो करेगा ना, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहेगा कि अपने लॉ के हिसाब से चल। तो गवर्नमेंट जो भी बनती है वो क्या करती है, लॉ के द्वारा ही काम करे, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। दीज आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमको दीज आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट भी करे गए हैं और गारंटी भी दी गई है इसके लिए हमें। ठीक है, इनको हमको जैसे कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, बहुत बार ऐसी कोशिशें हुई हैं कि जैसे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में लड़ाइयाँ होती थी कि कैसे पार्लियामेंट सोचता था कि मैं हमेशा लीड करूं, मैं क्या करूं, जुडिशरी से भी ऊपर जाके बैठ जाऊं, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जुडिशरी ने जो अपना केशवानंद भारती वाले केस में खेला था ना गेम अपना, कि उसने कह दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात करती थी और वो बेसिक स्ट्रक्चर कौन बताएगा, मैं बताऊँगा वाली बात करी, तो वहाँ पर वो जीत चुका था। ठीक है, अब कोई भी ऐसा लॉ बनता है तो उसमें क्या होता है, लॉ बनता है उसका जुडिशरी रिव्यू होता है। ठीक है, जुडिशरी आप अप्लाई कर सकते हो कि ये क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स या किसी और अधिकार को वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं और उसका कोर्ट डिसाइड करता है कि ये किस फेवर में जाएगा। ठीक है, अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट होगा कि उसको लगेगा कि लॉ क्या होगा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, सीधे सीधे उसको नल एंड वाइड करेगा, तुम्हारी पूरी मेहनत में वो पानी डाल देगा। कौन, जुडिशरी बीच में कुछ नहीं बोलेगा, वो लॉ बनने देगा, सब चीज़ होने देगा। जैसे उसमें PIL फाइल करी जाएगी, कहा जाएगा, अप्लाई करा जाए, कोर्ट में डाला जाएगा उसको कि उस केस को, और कोर्ट क्या करेगा, लास्ट में पानी डाल देगा और कहेगा तुम्हारी मेहनत बेकार, क्योंकि तुमने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, और वो जुडिशरी का डिसीजन मान्य होगा। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात किया गया है। इस टॉपिक को फिर आगे हम एक्सटेंड करेंगे। टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, 6 हो गए, क्योंकि एक राइट टू प्रॉपर्टी हमारी क्या कर दी, उसको हटा दिया गया। किसके द्वारा हटाया गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, याद रखना। ठीक है, अब ये चीज़ें नेक्स्ट देखो, पहला पॉइंट क्या है, टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स में 6 प्रकार के होते हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी। हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं जो आर्टिकल 14 to 18 के अंदर आता है। इन चीज़ को भी याद रखना पड़ता है कि ये आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर किस चीज़ की बात करी गई है। आर्टिकल 14 से 18 में किसकी बात करी है, राइट टू इक्वलिटी की बात करी है। राइट टू फ्रीडम की बात करी है आर्टिकल 19 से 22 के अंदर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करिए 23 एंड 24 आर्टिकल के अंदर। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, हमको रिलीजियस की जो फ्रीडम ऑफ राइट दिया गया है वो आर्टिकल 25 से 28 के अंदर बात करी गई है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करी है आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़
जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सबको गारंटी देता है वो क्या है, आर्टिकल 32 है। ये हमने किस में आर्टिकल 32 के अंदर बात करी गई है। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ फंडामेंटल 6 प्रकार के होते हैं, इनको अच्छे से देख लो। इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल के अंदर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 23, 24 इस टाइप से आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज किसके आर्टिकल किसके अंदर आता है, 32 के अंदर आता है। इस चीज़ को भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। बाकी इसके अंदर अगर जाते हैं, देखो आर्टिकल 12 की हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, फिर जो उसके आगे के लेक्चर है आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। देखो आर्टिकल 12 डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन करता है। मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था कि जब मैं स्टेट कह रहा था तो मैं किसको डोनेट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट कर रहा हूँ या स्टेट गवर्नमेंट को डोनेट कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक बार पहले भी आपको डिस्कस करा था, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझना। ठीक है, दिस आर्टिकल टेल्स दैट वी हैव फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट हुम। हमारा ये क्या डिफाइन करता है कि हमें जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो किसके अगेंस्ट है, इट इज़ स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट कौन है, द एक्शन ऑफ द स्टेट ऑल द अबव सेड। ठीक है, ये ऑल द अबव सेड जितने भी एग्जांपल दे रहे हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ क्या क्या है वो, कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। अगर कोई भी स्टेट आपका क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, कोर्ट में ले जा सकते हो। अब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है आप उस चीज़ को समझो। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है आपका, पहले देखो सबसे पहले मैं क्या दिखा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट कोई अगर ऐसा लॉ बना रही है जो आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहा है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर क्या आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट आ गई। दूसरा डेफिनेशन क्या आ गई, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास कर रही है जो कि आपके क्या है, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन कर रहे हैं, तब भी आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। क्योंकि ये जुडिशरी है। ठीक है, हमको क्या देती है, गारंटी देती है ना, प्रोटेक्शन देती है। तो हमारा क्या है, कोर्ट में हम जा सकते हैं, और अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो वो लॉ क्या हो जाएगा, सीधे सीधे खारिज हो जाएगा, सीधे सीधे नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, और लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी या पंचायत, ठीक है, अगर ये भी आपका क्या कर रही है, वायलेशन कर रही है, तो जब हम यहाँ पे स्टेट कहते हैं, इट इज़ अगेंस्ट स्टेट कहते हैं, तो स्टेट कौन कौन है, सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात हो गई है, स्टेट की बात हो गई है, और लोकल अथॉरिटी कोई भी ऐसी लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई। अगर ये भी आपका क्या कर रहे हैं, वॉयलेशन कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का, तो आप तब भी कोर्ट में जा सकते हैं। चौथा क्या हो गया, कोई भी अदर स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, ठीक है, जैसे ONGC हो गई, LIC हो गई, ऐसी कोई भी अथॉरिटी, कोई एजेंसी आप कह सकते हो, वो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तब भी आप उनके खिलाफ कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो जब हम स्टेट कहते हैं तो स्टेट के अंदर चारों डेफिनेशन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कोई लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी की, और कोई भी ऐसी बॉडी, ठीक है, कोई भी अदर बॉडी, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी मतलब जो कानून के द्वारा बनी गई है, और जो नॉन बिना कानून के द्वारा बनी गई है। ठीक है, तो वो भी बॉडी का हो गया, अगर आपका वॉयलेशन करती है तब भी आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, कोई भी आपके अधिकार को, अगर मूल अधिकार को अगर कोई भी क्या कहते हैं आपका वॉयलेशन करता है, तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 12 ये बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 13 आपका कल से शुरू करते हैं, क्योंकि फिर मेरे को लगता है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और आगे आप कंटिन्यू करना है इसको, कैसे कैसे इसमें बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चर से समझाए गए हैं। ठीक है, आपके सारे राइट्स के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 14, 15, 16 करके ना। तो हम कंटिन्यू में इसको पढ़ेंगे और चीज़ें तरीके से समझ में भी आएगी आपको। आज से तो अभी डेफिनेशन को समझिए कि डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कल होगा, और इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू।